राघव टॉर्च लेकर ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियों पर चढ़ते समय हर कदम के साथ लकड़ी के तख्ते इस तरह चरमरा रहे थे जैसे कोई बूढ़ा आदमी असहनीय दर्द से कराह रहा हो। रास्ते के दोनों ओर दूर दूर तक सिवाय जंगली बबूल के कटीले पेड़ों, सूखी झाड़ियों और मरे हुए पत्तों के कुछ नहीं था। हवा इतनी ठंडी और तेज थी कि कार के शीशों से टकराकर वह किसी हिंसक जानवर की तरह गुर्रा रही थी। राघव अपनी पुरानी मारुति कार की स्टीयरिंग थामे उस उपडेडीएच खाबतच पथरीले रास्ते पर बढ़ रहा था। कार की हेडलाइट्स की पीली रोशनी उस घने अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बगल की सीट पर बैठी उसकी पत्नी मानसी अपने मोबाइल को बार बार ऊपर नीचे कर रही थी, लेकिन स्क्रीन पर नो सर्विस का सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव, मुझे यह रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मानसी ने डरते हुए अपनी खिड़की के बाहर छाते जा रहे घने सन्नाटे को देखकर कहा, तुम्हारे वकीलों ने सच में इसी जगह का पता दिया था? यहाँ तो मील मील तक कोई इंसान, कोई दुकान, यहाँ तक कि परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। हम कहाँ जा रहे हैं? राघव ने अपने चेहरे पर छाई थकान और गहरी चिंता को छुपाने के लिए एक फीकी मुस्कान लाने की कोशिश की। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए थे। उसने कहा, हाँ मानसी, नक्शा, जीपीएस के आखिरी सिग्नल्स और दादाजी के पुराने वकीलों के कागजात तो इसी तरफ इशारा करते हैं। वे दोनों अपने दादाजी दीनानाथ सिंह की आखिरी निशानी की तलाश में उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। दादाजी ने अपनी आखिरी वसीयत में साफ लिखा था कि उनकी सबसे बड़ी और रहस्यमयी संपत्ति नीलगढ़ गांव के बाहरी वीराने में मौजूद एक पुरानी हवेली में छिपी है। मुंबई में उनका कपड़ों का कारोबार पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और हालात इतने खराब हो चुके थे कि कर्जदार रोज उनके घर आकर धमकियां देने लगे थे। अब उनके पास उम्मीद की बस एक ही आखिरी डोर बची थी, वह पुश्तैनी हवेली। उन्हें यकीन था कि अगर हवेली अच्छे दामों में बिक गई तो शायद उनकी बिखरी जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सकती थी। इसी मजबूरी और उम्मीद के सहारे वे दोनों उस अनजाने और डरावने सफर पर निकल पड़े थे। कार एक मोड़ पर मुद्दी और अचानक हेडलाइट्स की रोशनी एक विशाल जंग लगे लोहे के मुख्य गेट पर पड़ी। गेट इतना ऊंचा और भारी था कि उसे देखकर ही किसी का भी दिल दहल जाए। उस गेट के दोनों मुख्य पत्थरों के स्तंभों पर प्राचीन काल के दो अजीब से जीवों की मूर्तियां बनी थीं। उनके चेहरे समय की मार, खाई और बारिश के पानी से घिस चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी बनावट ऐसी थी मानो वे कोई सिंह न होकर नरक के द्वारपाल राक्षस हों जो आने वाले हर मुसाफिर को अपनी पथरीली आंखों से घूर रहे हों। जैसे ही कार रुकी, गेट एक भयानक चीख जैसी आवाज के साथ धीरे धीरे खुद ब खुद अंदर की तरफ खुल गया। जैसे ही कार रुकी, गेट एक भयानक चीख जैसी आवाज के साथ धीरे धीरे खुद ब खुद अंदर की तरफ खुल गया। मानसी का गला सूख गया। ये अपने आप कैसे खुला? मानसी ने कांपती आवाज में पूछा। हवा बहुत तेज है मानसी, शायद उसी के दबाव से खुला होगा। राघव ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, हालांकि उसका खुद का दिल अब तेजी से धड़क रहा था। कार गेट के अंदर दाखिल हुई। चारों तरफ घने सदियों पुराने बरगद और पीपल के पेड़ों का एक ऐसा झुरमुट था जिसने आसमान को पूरी तरह ढक लिया था। पेड़ों की लटकती हुई जड्डें रात के अंधेरे में ऐसी लग रही थीं जैसे कोई प्रेत आत्माएं अपने हाथ फैलाए खड़ी हों। उन पेड़ों के बीच वह हवेली खड़ी थी। वह कोई आम हवेली नहीं थी। पत्थरों का एक विशाल डरावना कंकाल लग रही थी। काले और मटमैले पत्थरों से बनी वह 3 मंजिला इमारत इतिहास के किसी काले पन्ने जैसी थी। उसकी खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और उन खाली चौखटों के पीछे ऐसा घोर अंधेरा था मानो वह हवेली आंखें खोलकर उन्हें ही देख रही हो। दीवारों पर मकड़ियों ने इतने घने जाले बुन रखे थे कि वे रात के धुंधलके में सफेद कफन जैसे दिख रहे थे। क्या हम सच में यहाँ रात बिताने वाले हैं? सिर्फ आज रात की ही तो बात है मानसी। राघव ने कार का इंजन बंद करते हुए कहा,
कार के बंद होते ही चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो कानों को बहरा कर देने वाला था। कल सुबह 10 बजे शहर के सबसे बड़े रियल एस्टेट डीलर और हमारे वकील साहब दोनों सीधे यहीं आ रहे हैं। एक बार वे इस ऐतिहासिक जगह को देख लें, डील पक्की होते ही मोटी रकम हमारे हाथ में होगी। फिर हम यहाँ से सीधे शहर लौट जाएंगे और कभी पीछे मुद्दा कर नहीं देखेंगे। हवेली का मुख्य दरवाजा सागवान की भारी और प्राचीन लकद्दी का बना था। उस पर पीतल के बद्धे बद्धे नुकीले कील ठुके हुए थे जो किसी आदमखोर जानवर के दांतों जैसे प्रतीत हो रहे थे। राघव ने जैसे ही उस पर हाथ रखा, दरवाजा भारी चरमराहट के साथ अंदर की तरफ खुल गया। अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि दोनों के मुंह से भाप निकलने लगी। अंदर घोर अभेद्य अंधकार था। राघव ने अपनी जेब से एक बड़ी एलईडी टॉर्च निकाली और उसकी तेज रोशनी को हॉल के भीतर फेंकी। हॉल के बीचों बीच एक बहुत बद्दा प्राचीन झूमर लटका हुआ था। वह धूल, जालों और न जाने किस काले चिपचिपे पदार्थ से पूरी तरह ढका था। फर्श पर बिछी सफेद संगमरमर की टाइलें जगह जगह से टूटी फूटी और चटकी हुई थी। उन दरारों में से अजीब सी काली सूखी घास और कटीली छालियां उग आई थीं। हॉल के दाहिनी ओर एक भव्य दो तरफा घुमावदार सीढ़ी ऊपर की मंजिलों की तरफ जा रही थी, जिसकी लकड़ी की रेलिंग पर बारीक नक्काशी की गई थी। राघव, यहाँ की हवा कितनी भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा दम घोंट रहा हो। पुरानी जगह है मानसी, बरसों से बंद पड़ी है। हवा का आवागमन न होने की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है। राघव ने सहज होने का नाटक करते हुए कहा। उसने अपना भारी ट्रैवल बैग एक टूटे हुए मखमली सोफे पर रख दिया। तुम यहीं रुको, घबराओ मत। मैं ऊपर की मंजिल पर जाकर देखता हूँ कि कोई ऐसा कमरा है या नहीं जो कम से कम आज रात सोने लायक हो। राघव टॉर्च लेकर ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियों पर चढ़ते समय हर कदम के साथ लकड़ी के तख्ते इस तरह चरमरा रहे थे जैसे कोई बूढ़ा आदमी असहनीय दर्द से कराह रहा हो। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा अंतहीन सा दिखने वाला गलियारा सामने था। गलियारे की दोनों दीवारों पर दीनानाथ सिंह के पूर्वजों की बद्धी बद्धी तैलचित्र व पोर्ट्रेट्स टंगी हुई थी। राघव ने टॉर्च की रोशनी उन तस्वीरों पर डाली। उन तस्वीरों में बने लोगों के चेहरे बेहद गंभीर, क्रूर और रहस्यमय थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उन तस्वीरों की आंखें ऐसी बनी थीं कि राघव जिस तरफ भी जाता ऐसा लगता कि वे आंखें घूमकर उसी को देख रही हैं। गलियारे के लगभग सभी कमरे भारी तालों से बंद थे। केवल सबसे आखिरी कमरा जो गलियारे के अंत में था, उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। राघव उस कमरे के अंदर गया। वह कमरा दूसरों से काफी बड़ा और आलीशान था। वहां एक विशाल सागवान का नक्काशीदार पलंग था जिस पर गद्दे तो थे पर उन पर धूल की कई इंच मोटी परत जमी थी। कमरे की बाईं दीवार पर एक विशाल आत्मकद शीशा टंगा था जिसका फ्रेम काले पत्थरों से बना था। राघव जैसे ही उस शीशे के सामने से गुजरा तो टॉर्च की रोशनी शीशे पर पड़ रही। एक पल के लिए, केवल एक माइक्रोसेकंड के लिए राघव को लगा कि शीशे के अंदर जो उसकी परछाई दिख रही है उसके ठीक पीछे कोई और भी खड्डा था। एक धुंधली, बेहद लंबी और डरावनी आकृति। राघव का दिल जोर से धड़का। उसने झटके से पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खिड़की से आती ठंडी हवा और हवा में तैरते हुए धूल के चमकीले कण थे। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, थकान की वजह से दिमाग मतिभ्रम का शिकार हो रहा है। राघव ने खुद को डांटते हुए गहरी सांस ली। उसने नीचे की तरफ मुंह करके आवाज दी, मानसी, ऊपर आ जाओ। यह आखिरी कमरा ठीक है, यहाँ कम से कम छत सुरक्षित है। रात के लगभग 9 बज चुके थे। उन्होंने कमरे के चारों कोनों में बद्धी बद्धी मोमबत्तियां जलाई जिससे कमरे में पीली डरावनी परछाइयां नाचने लगी। उन्होंने अपने साथ लाया हुआ सूखा खाना खाया। बाहर मौसम और भी खराब हो चुका था। तेज हवाएं अब हवेली की टूटी खिड़कियों और झरोखों से टकराकर ऐसी आवाजें निकाल रही थी मानो दर्जनों औरतें एक साथ मिलकर मातम मना रही हों और चीख चीख कर रो रही हों। रात के ठीक 12 बजे राघव दिन भर की ड्राइविंग और मानसिक तनाव के कारण गहरी बेसुध नींद में सो चुका था।
लेकिन मानसी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह उस धूल भरे पलंग पर करवटें बदल रही थी। कमरे का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक बेहद अजीब आवाज कमरे के भीतर गूंजी। ऐसा लगा जैसे छत से पानी की बद्धी बड़ी बूंदें फर्श पर गिर रही हों। मानसी ने डरते हुए तकिए के पास रखी टॉर्च उठाई और उसे ऑन करके छत की तरफ देखा, लेकिन छत पूरी तरह सूखी थी। वहां न तो पानी की कोई पाइपलाइन थी और न ही सीलन का कोई नामो निशान था। जैसे ही उसने टॉर्च नीचे की, वह आवाज अचानक बदल गई। अब वह पानी के टपकने की आवाज नहीं थी, वह किसी के नंगे गीले पैरों के चलने की आवाज थी। कोई उस बंद कमरे के ठीक बाहर उस लंबे गलियारे में धीरे धीरे टहल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पैरों को जमीन पर घसीटते हुए चल रहा हो, मानो उसके पैरों में भारी वजन बंधा हो। मानसी का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे वह उसकी छाती चीर कर बाहर आ जाएगा। डर के मारे उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, जबकि कमरे का तापमान बर्फीला हो चुका था। उसने थरथराते हाथों से राघव का कंधा हिलाया। राघव, ओ राघव, प्लीज उठो, बाहर देखो, बाहर कोई है। राघव ने अपनी भारी आंखें मली और चिढ़ते हुए कहा, क्या हुआ मानसी? सोने दो ना, सुबह बहुत काम है, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं भगवान की कसम खाकर कह रही हूँ राघव, बाहर किसी के चलने की, पैरों को घसीटने की साफ आवाज आ रही है। कोई हमारे कमरे की तरफ बराच रहा है। मानसी की आवाज रोने जैसी हो गई थी। राघव ने एक ठंडी सांस ली। अपनी पत्नी को तसल्ली देने के लिए उसने टॉर्च उठाई और पलंग से नीचे उतरा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कमरे के भारी लकड़ी के दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही उसने अपने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली और उसे पीछे खींचा, वह घिसटने की आवाज एकदम बंद हो गई। गलियारे में घोर सन्नाटा था। मोमबत्ती की मध्यम पीली रोशनी जो कमरे से बाहर जा रही थी, वह केवल कुछ ही दूरी तक का रास्ता दिखा पा रही थी। बाकी का गलियारा अंधकार के गहरे कुएं में डूबा हुआ था। देखो मानसी, बाहर कोई नहीं है, पुरानी हवेली है, चूहों या चमगादड़ों की आवाज होगी। राघव ने पीछे मुड़कर कहा, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करने के लिए मुद्दने लगा, उसकी नजर गलियारे के सुदूर दूसरे छोर पर पड़ी। वहां अंधकार के बीच एक साया खद्दा था। वह साया किसी सामान्य इंसान का नहीं हो सकता था। वह लगभग 7 फीट लंबी एक बेहद पतली और विकृत आकृति थी। वह सीधे खद्दी नहीं थी, बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरह से मुद्दी हुई थी, जिससे उसका धड़ छाप आगे की ओर झुका हुआ था। कौन है वहां? वकील साहब या कोई चौकीदार है? राघव की आवाज, जो अब तक सामान्य थी, डर के मारे कांपने लगी। वह आकृति हिली नहीं। राघव ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च की तेज रोशनी सीधे उठे उस आकृति के चेहरे पर डाली, और जो कुछ उस रोशनी के घेरे में दिखाई दिया, उसे देखकर राघव के गले से चीख तक नहीं निकल पाई। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। वह कोई जीवित इंसान नहीं था, वह एक जिंदा लाश या कोई पिशाच जैसी चीज थी। उसकी त्वचा एकदम सफेद, सूखी और हड्डियों से बुरी तरह चिपकी हुई थी, जैसे उसे सदियों से धूप और हवा न मिली हो। सबसे भयानक बात यह थी कि उसकी चेहरे पर आंखें नहीं थी। आंखों की जगह खोपड़ी में 2 गहरे, डरावने और असीम काले गड्ढे थे, जिनमें से लगातार कोई गाढ़ा कत्थई रंग का बदबूदार द्रव्य बहकर वो उसके गालों से नीचे टपक रहा था। उस जीव का मुंह धीरे से खुला। उसके दांत नुकीले, काले और सड़े हुए थे। उसने राघव की तरफ देखा और एक अमानवीय चौधी मुस्कान बिखेरी, एक ऐसी मुस्कान जिसने राघव के पूरे शरीर के खून को बर्फ की तरह जमा दिया। राघव! पीछे से मानसी ने जब उस भयानक चेहरे को देखा, तो उसकी गगनभेदी चीख ने हवेली के सदियों पुराने सन्नाटे को तार तार कर दिया। राघव ने अपनी पूरी ताकत समेटी, पीछे हटा और झटके से दरवाजे को बंद कर दिया। उसने तुरंत भारी लोहे की कुंडी चढ़ा दी और अपनी पीठ दरवाजे से टिका दी। दरवाजे के दूसरी तरफ से तुरंत ही एक भारी गीली थपथपाहट की आवाज आने लगी, मानो वह जीव अपने भूखे हाथों से दरवाजे को पीट रहा हो। राघव हांफते हुए चिल्लाया,
मानसी ने कांपते हुए बेड साइड टेबल से कार की चाबी उठाई। वे दोनों अब एक पल भी उस कमरे में नहीं रुकना चाहते थे। राघव ने अपनी टॉर्च संभाली और एक गहरी सांस लेकर जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोली, बाहर का नजारा खाली था। वह जीव वहां नहीं था। भागो! राघव चिल्लाया। वे दोनों बदहवास होकर उस लंबे अंधेरे गलियारे में सीढ़ियों की तरफ दौड़े। उनके पीछे गलियारे में लगी पूर्वजों की तस्वीरें अपनी जगहों से हिलने लगी थीं, मानो वे भी हंस रही हों। शैतानी संगीत जैसी लग रही थी। राघव और मानसी ने पीछे मुड़कर मुख्य दरवाजे की तरफ देखा। हवेली का वह विशाल सागवान का दरवाजा जिसे राघव ने खुला छोड़ा था, अब बंद था और उस पर भारी मोटी लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं, जिन पर बद्धे बद्धे ताले लटके थे। वे पूरी तरह से जाल में फंस चुके थे। वे जैसे ही आधी सीढ़ियां उतरे, नीचे के मुख्य हॉल का नजारा देखकर उनके पैरों की गति थम गई। उनके होश उड्डर चुके थे और आंखों के सामने मौत नाच रही थी। नीचे का पूरा हॉल, जो कुछ घंटे पहले तक पूरी तरह वीरान, धूल धूसरित और खाली था, अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां अब कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि पूरे हॉल में फर्श पर, दीवारों पर और टूटे सोफों पर दर्जनों, शायद सैकड़ों की संख्या में बद्धी पड़ी मोमबत्तियां जल रही थीं। लेकिन उन मोमबत्तियों की रोशनी पीली या सफेद नहीं थी। वे खून की तरह गहरे लाल रंग की रोशनी बिखेर रही थीं, जिससे पूरा हॉल किसी कसाईखाने जैसा प्रतीत हो रहा था। सबसे भयानक बदलाव हॉल के बीचों बीच हुआ था। संगमरमर की भारी और विशाल टाइलें खुद ब खुद हट चुकी थीं और वहां फर्श को चीरकर एक गहरा, अंधकारमय पत्थरीला रास्ता नीचे पाताल की तरफ जा रहा था। एक प्राचीन तहखाना, जिसे केवल कालकोठरी कहा जा सकता था। उस रास्ते से वही सड़ने की तीव्र, असहनीय बदबू आ रही थी जो उन्होंने बाहर महसूस की थी। और उस काल कोठरी के मुहाने पर सीढ़ियों के ठीक नीचे वही भयानक बिना आंखों वाली आकृति खद्दी थी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे उस अंधेरी काल कोठरी से एक एक करके वैसी ही दर्जनों और आकृतियां बाहर निकल रही थी। कुछ के शरीर पर मांस के लोथद्धे लटके थे, कुछ केवल हड्डियों के ढांचे थे। उनकी सूखी हड्डियों के आपस में टकराने की खटखट की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी, जो किसी तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। एक भारी, गूंजती हुई अमानवीय आवाज हवेली की दीवारों, पत्थरों और छत से निकलती हुई महसूस हुई। यह आवाज किसी एक व्यक्ति की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों तत्पति हुई आत्माएं एक साथ, एक ही लय में बोल रही हों। राघव ने मानसी को अपने पीछे छुपाया और सीढ़ियों पर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, उसका दिल बैठ गया। ऊपर के गलियारे से भी वे भयानक आकृतियां धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थीं। उन्होंने राघव और मानसी को दोनों तरफ से पूरी तरह घेर लिया था। उस मुख्य लंबी आकृति ने, जिसके चेहरे से काला द्रव्य बह रहा था, अपनी सूखी, लंबी और नुकीली उंगली उठाई। उसने सीधे राघव की तरफ और फिर उस खुली हुई काल कोठरी की तरफ इशारा किया। तुम्हारे दादाजी दीनानाथ सिंह ने आज से 50 साल पहले एक सौदा किया था। उस शैतानी आवाज ने हवेली के कण कण को कंपा दिया। इस जमीन के नीचे छिपी अपार दौलत, सोने और कामयाबी के बदले उन्होंने हमसे वादा किया था। उन्होंने कसम खाई थी कि उनके वंश का आखिरी खून इस काल कोठरी की भूख मिटाने के लिए सौंप दिया जाएगा। कर्ज चुकाने का समय आ गया है। राघव सिंह। मानसी घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज, भगवान के लिए हमें छोटी आज दो। हमें कोई दौलत नहीं चाहिए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें जाने दो। हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन दया और करुणा जैसे शब्द उस जगह के इतिहास में कभी थे ही नहीं। उन रूहानी, खौफनाक और शैतानी ताकतों ने एक साथ आगे कदम बढ़ाया। उनकी आंखों के खाली गड्ढों में एक अजीब सी भूख तैर रही थी। राघव ने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए पास पड़ट ही लकड़ी की एक भारी कुर्सी उठाई और एक आकृति पर दे मारी। कुर्सी उस आकृति के शरीर से टकराकर चकनाचूर हो गई, लेकिन उस जीव को एक खरोंच तक नहीं आई।
अगले ही पल ठंडे बर्फ जैसे और लोहे से भी ज्यादा मजबूत दर्जनों हाथों ने राघव और मानसी को अपनी पकड़ रियच में जकड़ डाल लिया। उनकी पकड़धार इतनी मजबूत थी कि राघव की बांह की हड्डियां चटकने लगी। नहीं, मानसी भागो! राघव ने अपनी आखिरी ताकत से चीखते हुए कहा, लेकिन सब व्यर्थ था। उन भयानक जीवों ने दोनों को हवा में उठा लिया। राघव और मानसी तड़प रहे थे, चीख रहे थे, अपने हाथ पैर मार रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत बेरहमी से धीरे धीरे उस अंधेरी बदबूदार काल कोठरी की सीढ़ियों से नीचे घसीटा जाने लगा। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, लाल मोमबत्तियों की रोशनी धुंधली होती जा रही थी और काल कोठरी का अनंत अंधकार उन्हें अपने भीतर निगल रहा था। जैसे ही वे पूरी तरह काल कोठरी के अंदर पहुंचे, ऊपर का भारी विशाल पत्थर का दरवाजा एक अत्यंत जोरदार, कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ बंद हो गया। हॉल की सारी लाल मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और चारों तरफ फिर से वही सदियों पुराना गहरा सन्नाटा पसर गया। अगली सुबह जब आसमान पूरी तरह साफ था और सूरज की सुनहरी किरणें नीलगढ़ के जंगलों पर पटीडीडीएच रही थीं, शहर से आई काली मर्सिडीज कार हवेली के जंग लगे गेट के सामने रुकी। कार से शहर का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डीलर और राघव के पारिवारिक वकील साहब बाहर निकले। हवेली का मुख्य गेट खुला हुआ था। अहाते में राघव की पुरानी मारुति कार खड़ी। अजीब बात है, राघव बाबू और उनकी पत्नी तो यहीं हैं, कार यहीं खड़ी है। राघव जी, मिसेस मानसी, कहाँ हैं आप लोग? देखिए, खरीदार साहब साथ आए हैं। वकील ने ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन हवेली के अंदर से कोई जवाब नहीं आया। केवल उनकी ही आवाज दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। उन्होंने पूरे हॉल की तलाशी ली। ऐसा लग रहा था मानो वे दोनों पलक झपकते ही हवा में विलीन हो गए हों। वकील ने पूरे गांव में पूछताछ की। पुलिस बुलाई गई। हफ्तों तक जांच चली, लेकिन राघव और मानसी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस रिकॉर्ड में यह केस हमेशा के लिए रहस्यमयी गुमशुदगी के नाम से बंद हो गया। उस खरीदार ने डर के मारे वह जमीन खरीदने से साफ मना कर दिया। आज भी नीलगढ़ गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हर महीने की अमावस्या की काली रात को जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो उस बंद वीरान हवेली के पत्थरों के नीचे से किसी के रोने, तड़पने और भारी पत्थरों पर अपने हाथों को पीटने की चीखें साफ सुनाई देती हैं। वे आवाजें किसी और की नहीं, बल्कि राघव और मानसी की हैं। वे आज भी उस अंधेरी काल कोठरी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन नीलगढ़ की वह काल कोठरी जिसे एक बार अपना ग्रास बना लेती है, उसे ब्रह्मांड की कोई भी ताकत कभी वापस नहीं लौटाती। रात वहां कभी खत्म नहीं होती और उनका दर्द कभी कम नहीं होता। क्या आप अगली खौफनाक रात का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर यह कहानी आपकी रूह तक पहुंची है, तो इस खौफनाक सफर को और आगे बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक इस अंधेरी काल कोठरी के रहस्य को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगा। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।